अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ मौक़िफ़। अब मौलाना फजलुर रहमान ने इज़हार ख़याल किया है और उनका जो ख़याल है वो बड़ा दिलचस्प है। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट और उसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सबसे पहले बात करते हैं 28 तारीख को जो समाअत हुई गाजी फ़ाइज़ ईसा के सामने फैज़ाबाद धरना नजरी सानी केस, उसके ऊपर जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया गया है। अब न सिर्फ ये हुक्मनामा बड़ा इंटरेस्टिंग, बल्कि इसमें इसकी समाअत जो 28 तारीख को हुई उसमें जो स्टांस लिया गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो इसको ज़रा हम होलिस्टिकली देखते हैं। और जब फ़ैसला सुनाया गया उस वक्त सियासी जमातों का और ये जो आज रिव्यू पिटिशंस वापस ले रहे हैं उनका रद्द अमल क्या था, उनको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। जनाब, जैसा कि हम कह रहे हैं 28 सितंबर की समाअत को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा, IB, पेमरा, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जमात की हैसियत से इन्होंने रिव्यू पिटिशन दायर की थी, उन्होंने अपनी रिव्यू दरख्वास्तें वापस लेने का कहा अदालत के सामने। और अदालत ने करार दिया है कि 27 तारीख तक या 27 तारीख को ये लोग तहरीरी तौर पर वजूहात बताएं कि क्यों अपनी पिटिशंस वापस लेना चाहते हैं, रिव्यू क्यों वापस लेना चाहते हैं। शेख रशीद MQM के वकला के मामले के ऊपर जो सारे के सारे मसले थे उसको एड्रेस किया जाए और तहरीरी तौर पर वो भी बता दें कि क्या करना है। शेख रशीद साहब ने इल्तवा मांगी थी। गो कि ख़बर ये है कि MQM भी रिव्यू पिटिशन शायद अपनी वापस ले ले। इसके साथ साथ एजाजुल हक साहब की जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर भी जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवाना होगा। मज़ीद अदालत ने ये कहा है कि अदालत एक और मौका देती है कि कोई भी अगर इस मामले से मुतल्लिक तफसीलात या हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाना चाहता है तो वो तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवा सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है। हमने देखा कि जब ये जजमेंट आई, यानी ओरिजिनल फैज़ाबाद धरना जजमेंट, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज रिव्यू पिटिशन वापस ले रही है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने एक सियासी नैरेटिव भी बनाया। जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक उन्होंने ना सिर्फ मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर आकर बड़ी तनकीद की, इस जजमेंट के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की, सारे के सारे मामले के ऊपर उनका एक स्टांस रहा, बल्कि बाद में जो इंकशाफात हुए उससे पता चला कि जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो रेफरेंस भेजा गया वो भी उसके ताने बाने कहीं ना कहीं इस जजमेंट के साथ आके जुड़ते हैं। अब सवाल हमारा कुछ यूँ है अपने तजियाकारों के सामने कि अब जब एक के बाद दूसरा फरीक दस्तबरदार हो रहा है इस केस से, इस रिव्यू दरख्वास्त से, तो इस फैसले का क्या बनेगा। हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, एजाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी उमर, क्या समझते हैं आप, और ख़ासकर इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कहिएगा कि अब MQM ने भी फ़ैसला कर लिया है कि वो वापस ले लेंगे अपनी रिव्यू पिटिशन। सर, सब ने वापस ले ली, सब हंसी खुशी रहेंगे। अलीना, आप मेरे से राय जानना चाहती हैं या मालूमात चाहती हैं? सर, दोनों। हाँ, अच्छा, अब ये है कि मैं यही जो सवाल आप कर रही हैं, कोई मुझे नहीं आइडिया था कि आपने करने हैं, लेकिन मैं किसी से ये बात पूछ रहा था और उन लोगों से पूछ रहा था कि जिन्होंने पिटीशन वापस ली है। तो मैंने कहा कि आपने पिटीशन क्यों वापस ली है। उन्होंने कहा कि उस टाइम जो जनरल फैज़ साहब थे उनके कहने पे हमने पिटीशन की थी, अब उनके कहने पे वापस ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे रिलेटेड कोई ऐसी बात थी नहीं। अगर आप गौर से देखें तो जितने भी कोई सरकारी महकमे हैं, इन्होंने जो पिटीशन फाइल की हुई थी, कोई काबिल कदर ऐसी कोई इतराज़ वाली बात थी ही नहीं कि जिस पे इन्होंने पिटीशन फाइल करनी थी। और ये इससे ओवरऑल हमारी एक सोसाइटी का या जो एक फैसला साजी का अमल है वो भी बड़ा बुरी तरह एक्सपोज होता है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर जो डिसीजंस किए जाते हैं वो कितने मोटिवेटेड होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनका मेरिट हो। और जिस तरह आप MQM की बात कर रही थी कि MQM के तो जो क्या नाम है, जो डॉक्टर उनके जो वकील हैं इरफान कादिर, वो भी यानी कि वो इसके रूह रवान थे और वो भी अपने इससे विड्रॉ करना शुरू हो गए हैं। तो इसमें असल में था ही को नहीं। और इवन जो अभी पीपल्स PTI जो अपना एक स्टैंड ले रही है, तो ये वो वाला यानी कि ना ये कोई असूली स्टैंड है और ना जो पहले लिए गए थे वो कोई असूली स्टैंड है। ये वक्त की अपनी अपनी ज़रूरत थी और अब जो है वो सारे काजी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि कोई तो ठहरे कि मैं उसको पूछूं कि कैसे ठहरे हो।
और अल्टीमेटली सारे जो है ना यके बाद दीगरे उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका यही इंजाम था कि ये उसी टाइम तक रहनी थी जब काजी फायज़ ईसा जो है वो नहीं आए थे, और अभी तक इन लोगों का वही मौक़िफ़ रहेगा जब तक काजी फायज़ ईसा मौजूद हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई दोबारा ज़रूरत भी होगी कि इस पर कोई नज़रसानी वाला टाइम तो वैसे गुजर जाएगा और इन्हें ऐसी कोई ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, ना ही कोई जनरल फैज़ ने आना है कि जो इनको आकर ये बात पूछें। एहसास बड़ी दिलचस्प मालूमात उमर ने शेयर की, गो के पसे पर्दा बहुत सी ऐसी डिस्कशंस होती थी, लेकिन उमर कह रहे हैं कि आज सब खुलकर सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि जी जनरल फैज़ के कहने पे दरखास्तें दायर की थी। अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि 27 तारीख को जो जवाब जमा करवाते हैं उसमें क्या वजूहात बयान करेंगे और क्या काजी फायज़ ईसा साहब आपके ख्याल में जो भी वजह पेश की जाएगी उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे? मेरे ख्याल में अलीना, उमर ने जो बात कही है कि जनरल फैज़ के कहने पे पटिशन्स दायर की थी, ये बात ठीक है उमर की कि उस वक्त जनरल फैज़ ही थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये हम जनरल फैज़ के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हर बात में जनरल फैज़ क्योंकि वो सामने थे। जनरल फैज़ क्या अपने तौर पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज़ या कोई भी आर्मी अफसर अपने तौर पर ये चीज़ें कर सकता है, क्योंकि अब एक रवायत बन गई है कि हमने एक ही बंदे का नाम लेना है और वो चल भी रहा है और वो गलत काम भी करता रहा है। ये नहीं है कि वो कोई दुरुस्त काम करता रहा, कोई आइडियल काम नहीं करता रहा, लेकिन क्या वो खुद कर सकता है? आंसर इज़ नहीं, नो, ऐसा नहीं वो कर सकता। अब सवाल ये नहीं है कि जनरल फैज़ ने क्या किया और क्या हुआ, सब कुछ पता चल चुका है कि ये कैसे हुआ था। यानी कि स्ट्रिंग हिलाए जाते थे और हमारे जो बाकी जो इदारे हैं वो उन स्ट्रिंग्स के ऊपर बिल्कुल अमल करते थे, नाचते थे। अनफॉर्चुनेटली अब आगे क्या होगा, असल बात यह है कि आगे होगा क्या। आप कह रही हैं कि 27 तारीख को, 1 नवंबर को, आपको पता है इसके ऊपर 1 नवंबर की तारीख है। ये 27 तारीख को खाली यही नहीं होगा, 27 तारीख को ये भी आपने बताना है कि जो फैसला काजी फायज़ ईसा साहब ने दिया था उस फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है या नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि उस फैसले के 17 नुकात ऐसे हैं और 17 में भी 4 नुकात ऐसे हैं जो कि उस फैसला है काजी फायज़ ईसा साहब का जस्टिस मशीर आलम के हमरा, जो कि बड़े अहम हैं, जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं, इन्होंने लिख दिया है कि खुफिया इदारों के बारे में कानून साजी कीजिए, नंबर 1, यानी कि अहम 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे उन्होंने कह दिया है, इस फैसले में लिखा हुआ है कि तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान अपने अपने इदारों के अंदर अगर इनके लोग जो हैं वो सियासत में मुलव्वस पाए जाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये भी बड़ी अहम बात है। अब तीसरे नंबर पे अहम बात कि किसी भी इदारे को, ना खुफिया इदारे को ना किसी और इदारे को, इस बात का हक हासिल है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई कदगन लगा सके। और इस वाले से उन्होंने नाम ले के बयान किया कि किसी जो ना सिर्फ खुफिया इदारे का कोई काम नहीं, ना बल्कि ताल्लुकात आमा का जो इदारे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों के, उनका भी कोई काम नहीं है कि कोई पाबंदियाँ आयद करें। फिर जो सियासी जमातों के हवाले से उन्होंने बातें की हैं कि उनके जो फंड्स हैं या उनके जो फाइनेंसेस हैं वो बड़े शफाफ होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, टाइम बताएगा। लेकिन मैंने किसी से जो मुझ तक जो बात आई है वो बात ये आई है कि इन चीज़ों पर अमल दरामद होगा, काफ़ी हद तक होगा। और शायद इसके ऊपर यह भी मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब, मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या करना है, लेकिन मुझे लगता यह है कि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि इन पर अमल दरामद के हवाले से कोई एक मैकेनिज्म अदालती बना दिया जाए जो कि टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करे। शायद कोई बेंच बन जाए या क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इस तरह की बात भी हो सकती है। और मेरे ख्याल में शायद हमारे अदारों को भी इस बात का पता है कि इस तरह की कोई सूरत हाल होगी और कुछ ना कुछ अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा। अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में आगे चीफ जस्टिस इस मामले को कुछ ना कुछ, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं अमल दरामद के ऊपर, लेकिन अगर आप मुख्तसर ये बात कर दें, इदारों को भी इस बात का इदराक है या वो समझते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ किस हद तक हो सकता है?
मेरे ख्याल में कानून साजी के हवाले से एक अनाउंसमेंट शायद हम सुने, इब्तदाई तौर पे शायद हमारे जो बड़े खुफिया इदारे हैं वो ना दें, लेकिन किसी लेवल पे ये अनाउंसमेंट शायद हम सुने कि जी हम कानून साजी के ऊपर कंसल्टेशन का आगाज़ कर दिया है। कानून साजी तो पार्लियामेंट ने आके करनी है, लेकिन हमने कानून बनाना शुरू कर दिया है। यानी आप कहना क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कहा गया इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी कानून के अंदर या डिस्क्लोज किया जाए किस कानून के अंदर या कैसे वो करते, तो उस सिलसिले में कुछ हो? देखिए अलेना, आपको पता है इस बात का कि आईबी और आईएसआई हमारी और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मिलिट्री की, ये है ये किसी कानून के मुताबिक नहीं बल्कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर काम कर रही है। कोई पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी मौजूद नहीं है और पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का कहा गया है। और अगर पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी हो जाती है अलेना, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं हमारे मुल्क के लिए, और आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट अनाउंसमेंट की हद तक कुछ हो सकता है? नहीं, बेशक आप दुरुस्त कह रहे, होना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब ये कहिएगा, जैसे कि बता रहे अभी उमर ने भी, एजाज ने भी कहा, तो ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे कि एज अ सियासी जमात वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर कह ले या एक ऐसी पोजीशन में थी कि वो अपना माइंड अप्लाई कर सकते थे और अगर दबाव भी डाला जा रहा था तो उसको भी सस्टेन, लेकिन फिर आगे नहीं हुआ। अगर वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए कुछ रेपिकशंस भी हो सकते हैं इसके अंदर? देखिए, इम्पोर्टेंट होगा कि फैसला, अल्टीमेटली फैसला क्या आता है। अमल दरामद के बारे में आई स्टिल हैव माई डाउट। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें रिकमेंड की गई हैं वो हो पाएंगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि इस तरह की कानून साजी हो पाएगी। ज़ाहिर है कानून साजी अगली असम्बली करेगी, ऐसे अगली असम्बली में कौन आता है कौन नहीं आता हमें नहीं पता, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं ये भी हमें सही नहीं पता। तो अब वो मामला तो अभी कई महीने आगे चला गया कि कानून साजी होगी, लेकिन फ़ैसला जो है, फ़ैसला अगर आता है और बहुत कॉम्पैक्ट किस्म का फ़ैसला आता है तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे। इसलिए कि फिर वो किस हद तक आप ब्यूरोक्रेटिकली चीज़ों को डिले कर सकते हैं, किस हद तक होगा। देखिए, आज तक एक सवाल पूछा था असगर खान ने कि आईएसआई का सियासी सेल है या नहीं है। इस सवाल का जवाब आने में कोई 4 साल लग गए, शायद इससे भी ज़्यादा। तो कई सालों बाद ये जवाब आया। तो ये भी जो जहाँ तक बाकी चीज़ें हो सकता है बाकी चीज़ों पे किसी हद तक अमल दरामद हो। असल चीज़ ये कि जो पिटीशन है इसकी गालिबन शायद अगर देखा जाए तो इदारों की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई थी, मेरा ख्याल है ड्राफ्टिंग भी एक ही जगह से हुई होगी। और अब जबकि विड्रॉल आ गया है तो उसके बाद वो क्या रीज़न्स देंगे, पैमरा क्या रीज़न दे सकती है, दूसरे इदारे क्या रीज़न दे सकते हैं। तो आई डाउट कि ये इदारे कोई बहुत कन्विंसिंग सर वैसे पैमरा ने तो अपनी हद तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था जब उन्होंने एक निजी चैनल को पैमरा लॉज के तहत अफसार आलम साहब के ऊपर, हाँ, वो किया था। तो वो ये उन्होंने तो ये पूछा है ना कि आपने अपने तय या किसके कहने पर अगर ये आपने रिव्यू पिटीशन विड्रॉ कर रहे हैं या रिव्यू पिटीशन दाखिल किए, तो ये जवाबात जो हैं बड़े अहम होंगे। लेकिन आई डाउट कोई भी इदारा जो है वो बहुत कन्विंसिंग जवाब दे सकता है। मां शायद पैमरा ये कह दे कि जी चूंकि रेप्रिकॉशंस किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, खासकर नहीं देखिए ना, आप जवाब फ़र्ज़ करें अगर ये सारी चीज़ें जिसका कवी इम्कान है, हम किसी इंडिविजुअल का नाम क्यों लें, अगर ये कहा गया था उनसे कि आप रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करें, अगर ये कहा गया था कि आप चाहे पीटीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे इदारे हों, तो फिर ये क्या ये कहेंगे कि ये नाम लेंगे कि हमें इन्होंने कहा था? कभी भी नहीं कहेंगे। सर ये तो मेरा ख्याल है उमर आप बेहतर इसकी वजाहत करिए, तो मेरा ख्याल है आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताई गई होंगी या वैसे बताया गया होगा, जवाब में तो नहीं है कभी। पता होता है ना, लेकिन आप मुझे इलेक्शन कमीशन हो, पैमरा हो, ये सब। अच्छा, आप जवाब क्या जमा करवाएंगे उमर? क्या ये आपने पूछा कैसे अदालत को मुतमईन करेंगे? मेरे ख्याल है वो भी अभी इसी सोच में पड़े हुए हैं कि जवाब क्या जमा कराएं। जो एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन होती है उसमें तो यही होती है। अच्छा, अब ये जिस तरह एजाज बात कर रहे थे कि यानी कि जनरल फैज़ के अलावा कोई और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, इशू ये है कि उस टाइम सबसे ज़्यादा कौन ऐसा शख्स था कि जो उस फैसले से मुतासर हो रहा था। एक तो ये है कि अदारे जो हैं वो अपने लेवल पर फील कर रहे हैं।
अगर एक ज़ाती हैसियत में या जिस शख्स का सबसे ज़्यादा जिक्र आ रहा था और उसके गिर्द बहस चल रही थी वो जनरल फैज़ थे, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो भी उन्हीं का था। उस टाइम वो अपने जोबन पर थे। अब ये है कि लेट से कि ऐसे लोग कि जो उनको पसंद नहीं भी करते, तो क्या वो आकर ये कहने से उनकी कोई अपनी शान में इजाफा तो नहीं होगा? तो वो तो मुझे नहीं लगता। मेरा नहीं ख्याल कि यानी मसलन ये जो आपने जिस तरह पैमरा की बात की, अब पैमरा का कुछ जवाब बनता था पिटीशन फाइल करने का जब आपने 92 चैनल के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आपको ये कहा गया है कि आपने जो तमाम टीवी चैनल्स हैं उनमें ये जजमेंट उनको सबको भेजनी है, वो आपने कर दिया है। केबल ऑपरेटर्स के हवाले से कोई अहकामात थे वो आपने कर दिए हैं। तो ये बिला जवाब था जो कि उन्होंने रिव्यू की बात की थी। इसी तरह अगर आईबी की बात कर लें तो आईबी को उन्होंने क्या कहा था, ये अगर वो लॉ की बात करते हैं कि एजेंसीज के लॉ होने चाहिए, वो तो आईएसए की भी बात हो रही है, वो आईबी की भी बात हो रही है। और इस चीज़ को आईबी कैसे डिनाई कर सकती है कि क्या वो उनके पास क्या जवाब है, क्या किस तरह वो कह सकते हैं जी कि रिव्यू पिटीशन में जी कि आप ये नहीं हमें कह सकते कि हमारा लॉ होना चाहिए, नहीं कि हम लॉ से बाब हैं, ऐसी तो बात नहीं हो सकती। उन्होंने भी इसी तरह का को गोल मोल जी कि आपने को हमारे बारे में कोई जो बातें लिखी गई हैं उनको हज़फ किया जाए, इस तरह से कर दिया। इलेक्शन कमीशन का देख लें, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा जी कि या डायरेक्शन दी कि आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज है की फंडिंग है इसको ट्रांसपेरेंट करें, इस वाले से अहकामात थे। अभी इलेक्शन कमीशन ने खुद इस पे काम कर रहा है, यानी कि वो रूल्स बना रहे हैं कि जो जिन लोगों ने, लेकिन उससे उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया ज्यादा किसी पार्टी तो अब किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल सही है, ये अहम सवाल है। बिल्कुल यहाँ जवाब थी ये जो रिव्यू फाइल करनी बिला जवाब थी, लेकिन ये बात डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है और वो बड़ी न्यूज वर्दी भी होगी कि ये लोग अब क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, किस तरह से अदालत को उसके मुतजाद क्या दलील देंगे। रीमा, आप क्या समझती हैं क्या हो सकता है इस सिलसिले में? और मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से समात आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है रेप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं क्या इसके कुछ, अगर मुतमईन ना कर पाए अदालत को तो? जी शुक्रिया लीना। मैं अली जफ़र साहब को सुन रही थी, मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब के शो पे, वो कह रहे थे पीटीआई की तरफ से जो रिव्यू पिटिशन थी उसका सिर्फ एक पॉइंट था, वो ये कि जो जजमेंट में 2014 के धरने के बारे में, पीटीआई पैट के धरने के बारे में ऑब्जर्वेशंस थी कि उससे इन्हें पब्लिसिटी बहुत मिली, उससे उन्हें इख्तलाफ था। तो उन्होंने तो इस तरह वजाहत की है, मैंने उनकी रिव्यू पिटिशन पढ़ी नहीं तो मुझे मालूम नहीं है वो किस हद तक सच बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये उन्होंने बताया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक पैराग्राफ था जजमेंट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की नज़र में जो इलेक्शन के लॉज हैं वो मेरली कॉस्मेटिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सख्त अल्फाज में कहा कि जो आपकी कानून साजी है आपके ऊपर जो है वो जिससे आप पाबंद हैं उसको आप कॉस्मेटिक नहीं कह सकते। तो इस पे इलेक्शन कमीशन का एतराज़ था। तो मेरा ख्याल है कुछ जो रिव्यू पिटिशंस थी उनकी जो एम्बिट थी वो बहुत नैरो थी, लेकिन मैं इस जजमेंट को रीना एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। मेरा ख्याल है इस जजमेंट की जो अहमियत थी जब ये आई 2019 में, इस मुल्क में जिस तरह की सियासी सिचुएशन थी, जिस तरह एक पूरा नैरेटिव था, इस जजमेंट ने उसको शेप करने में बहुत मदद की। बहुत से लोगों को मालूम था कि जो धरना था इसके पीछे कौन था, मीडिया के साथ क्या हुआ, किस तरह इस मुल्क में जो हमने शुरू से देखा है जब से ये मुल्क बना है कि आपकी कुछ मजहबी इंतहा पसंद जमातें वो जब मिल जाती हैं तो फिर क्या होता है, और अक्सर उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और ये जमहूरियत के लिए, सियासी जमातों के लिए, इस मुल्क में इंसानी हुकूक के लिए कितना तबाहकुन होता है। इस जजमेंट में ये सब चीज़ें सामने आ गई। पहले तो हम तो तबसरा करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी, एक लेजिटिमेसी जो एक जजमेंट के जरिए मिलती है वो बहुत अहम होती है, और वो इस जजमेंट की सबसे बड़ी, मेरा ख्याल है सबसे सिग्निफिकेंस थी। और चाहे जो डायरेक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उन पे हो ना हो, मेरा ख्याल है वो सिग्निफिकेंस अपनी जगह रहेगी। एज फार एज द डायरेक्शंस गो, मेरा इस पे भी एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 कंक्लूजन्स दिए, उन कंक्लूजन्स में ज्यादातर जो है वो डायरेक्शंस नहीं है, वो डिक्लेरेशंस हैं। उन्होंने इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कुछ चीजें उन्होंने रीअफर्म की हैं कि फौज का सियासत में
कुछ दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए फौज को। उन्होंने प्रोटेस्ट का क्या मतलब है, उसके क्या एम्बिट है, उस पे वजाहत की है। उन्होंने मजीद जो आपकी कवानीन है इस मुल्क के, जैसे जो पेमरा के कवानीन है, बाकी कवानीन है, उन्होंने कहा है उन पे अमल दरामद होना चाहिए। तो ये जनरल नेचर की उनकी कंक्लूजन्स हैं। जो 4 मेरी नजर में इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, सॉरी एक और चीज मैं वजाहत करती चलूं, इस पे बहुत बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून साजी होनी चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। अगर आप उसके अल्फाज पढ़ें, टू बेस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ, इट वुड बी अप्रोप्रिएट to enact laws which clearly stipulate the respective mandates of the intelligence agencies. मेरी नजर में ये डायरेक्शन नहीं है, ये एक सजेशन है कि it would be appropriate, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि वो कानून साजी करे। तो इस पे अगर पार्लियामेंट कुछ नहीं भी करती, आप उन्हें कंटेम्प्ट में नहीं बुला सकते, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं है। मेरी नजर में ये एक सजेशन है। सबसे अहम जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है? पहली ये कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मॉनिटर करें उनको जो नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फैलाते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो जो कवानीन ऑलरेडी है उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करें, और सिर्फ हमें उन्होंने ये जनरल नेचर की है कि जब भी कोई इंतहा पसंदी फैलाए तो उस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि पुलिस को SOPs बनाने चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि वो प्रोटेस्ट को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। और उन्होंने कहा है फिर से कि ये हमारा काम नहीं है हम SOPs बनाएं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बनाना चाहिए। और एक और जो अहम जिस पे बात होती है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और द रिस्पेक्टिव चीफ्स ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स आर डायरेक्टेड, यहाँ डायरेक्शन है, to initiate action against the personnel who are found to have violated their oath. तो अब अगर आपने, तो उस वक्त थे जनरल बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने उन्हें कहा है आप एक्शन लें उनके खिलाफ जिन्होंने ओथ अपना वायलेट किया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल बाजवा ने भी अपना ओथ वायलेट किया है, वो एक्शन लेंगे, क्या अपने खिलाफ एक्शन लेंगे? अक्सर ऐसे केसेस में हम देखते हैं एक्शन का मतलब होता है सस्पेंड कर दें, ट्रांसफर कर दें। मिलिट्री ट्रायल्स ही होते हैं, आम अदालतों में ओपन ट्रायल्स तो नहीं होते। तो एक्शन जो है वो भी वेग छोड़ दिया गया है। सो इसको जब हम देखते हैं इस जजमेंट को, इसकी सिग्निफिकेंस को सिर्फ डायरेक्शंस की हद तक नहीं देखना चाहिए। अगर ये डायरेक्शंस इंप्लीमेंट हो जाती हैं बहुत अच्छा होगा। ये अहम चीजें हैं इस मुल्क की, फंडामेंटल चीजें, नफरत, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, उन इदारों की मुदाखलत सियासत में, उनकी हिमायत कुछ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये सब बहुत अहम चीजें हैं और इसमें हम अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते। लेकिन अगर आप डायरेक्शंस देखें तो वो कुछ हद तक वेग हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं भी होती तो ये जजमेंट फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्या हो रहा था इस मुल्क में 2017, 18, 19 में, ये बहुत अच्छी तरह से समराइज करती है और हमारे सामने रखती है। सही। अच्छा रीमा, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, जो 28 सितंबर का ऑर्डर है उसमें आखिर में ये भी कहा गया है कि हमने नोट किया कि पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट्स दी गई और ये कहा गया कि हम इससे मुतल्लिक जानते हैं, तो हम एक मौका फराहम करते हैं, अगर कोई भी इससे मुतल्लिक कोई हक़ाइक़, कोई फैक्ट्स या तफसीलात लाना चाहता है तो वो तहरीरी तौर पर दे दे। इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रही हैं, और क्या ये रिव्यू का दायरा बढ़ा नहीं देगा? अलीना, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है 29 सितंबर फ्राइडे को इन प्रोसीडिंग्स के बाद शाहजेब खानजादा साहब के शो पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए थे, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे बहुत कुछ मालूम है जो इस वक्त पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अगर अदालत या कोई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हो, मुझे बुलाए तो मैं वो सामने रखूंगा। वो इंटरव्यू उनका बहुत और वजूहात भी हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत दिलचस्प था, लेकिन मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बात वो उस दिन शो पे नहीं कर सके, लेकिन वो कहते रहे मेरे पास है इंफॉर्मेशन, वो आके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते, ताकि अगर कुछ रिकॉर्ड में एरर है तो उसकी दुरुस्तगी हो जाए, और अगर कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो वो भी हमें मिल जाए। ठीक है जी, एक थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम डिस्कस करेंगे मौलाना फजलुर रहमान का बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ़ पड़ी होगी, लोग कैसे वोट देंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी होती है, अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब है, उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन होगा। ये दिलचस्प बयान है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक टेंटेटिव सा स्केड्यूल जारी किया है हल्काबंदियों के साथ साथ, उसके मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो सकते हैं। अब इसके ऊपर रद्द अमल आने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर झगड़ा कहते हैं कि बड़ा मज़े का खेज़ है कि किस तरह से अब इलेक्शंस के ऊपर एकदम से जनवरी में भी ना होने की आवाज़ें उठ रही हैं। इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोई हल्काबंदियों की बात करता है, कोई मौसम ठंडा होने की बात करता है, सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो जल्द इलेक्शंस चाहती है। सवाल अपने तज्जियाकारों से हम ये कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो तनकीद कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? एजाज़, क्या राय है आपकी? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सियासत बड़ी सोच समझ कर करते हैं, और मुझे ये कहने दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी इस्टेब्लिशमेंट के दाएं हाथ की तरफ नहीं होते, वो हमेशा बाएं हाथ की तरफ होते हैं, यानी कि वो हमेशा गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, और वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं जो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के जो उनकी ख्वाहिश होती है वो उनके मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ कि इस वक्त बहुत हद तक सिग्नल इस बात के मौजूद हैं, इस बात के इशारे कनाए मौजूद हैं। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल-हुकूमत में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाज़ ऐसे पॉलिटिशियन जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं, वो ये बात हमें तवातर से बता रहे हैं जो इलेक्शन है वो डिले कर दिए जाएंगे, और इलेक्शन इसलिए डिले कर दिए जाएंगे कि पहले मईशत को ठीक करने की बात की जाएगी, फिर एहतसाब की बात की जाएगी, और उसके बाद इलेक्शन इनाकाद की बात की जाएगी। और इस हवाले से एक बात ज़रूर कही जाती है, ज़ोर दे के कही जाती है, कि दलील ये दी जाती है कि अगर डॉलर की कीमत 250 रुपये तक कर दी गई, कीमतों को कंट्रोल कर लिया गया, ये साबित कर दिया गया कि जो मौजूदा जो इंटरम सिस्टम है वो परफॉर्म कर सकता है, आम आदमी को मुतमिन कर सकता है, तो इसको बुनियाद बनाकर जो इलेक्शन है उनको मुलतवी कर दिया जाएगा। जब ये सवाल पूछा जाता है कि ये इलेक्शन मुलतवी होंगे कैसे, तो जवाब मुझे एक बड़े जिम्मेदार अफसर ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट था उसके ऊपर तो सारी जमातें आ गई थी और उन्होंने आके पार्लियामेंट में वोट दे दिया था, और वो तमाम जमातें जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहती थी, उन्होंने आकर एक छतरी के साए तले सारे एक हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही आज जो बिलावल कह रहे हैं कि हम इलेक्शन टाइम पे लेना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी बिलावल साहब ने एक यू टर्न लिया है, मुस्लिम लीग नून भी यू टर्न ले चुकी है। मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी जगह पर कोई फैसला कर लिया गया कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे, जिसकी इशारे मिल रहे हैं या मुलतवी करने हैं, तो फिर मैं आपको बता सकता हूं कि ये सियासी जमातें ये भी अपना मौक़िफ़ यही इख्तियार करेंगी कि जी नहीं, इस वक्त पहले मईशत ठीक करें, मिसाके मईशत करें और मईशत को ठीक करके फिर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों से अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का नतीजा क्या है ये मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इंडिपेंडेंट ज़हन के आदमी हैं, लेकिन मुझे ये पता चला है कि किसी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। नताइज क्या निकलेंगे ये टाइम बताएगा। मज़ा साहब, देखिए इलेक्शन तो वैसे भी अब आप मावराए आइन होगा, तो अब जनवरी में इलेक्शन कराएं, मार्च में इलेक्शन कराएं, ना इलेक्शन कराएं, नारा लगा था ना पहले एहतसाब फिर इंतखाब। 1977 के मार्शल्ला के बाद सबसे इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सबसे बड़ा नारा ये लगा था, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। अब इलेक्शन मुलतवी करने के लिए नारा लगाया जा रहा है, पहले मईशत फिर इंतखाब। ना उस वक्त दुरुस्त था वो नारा, ना इस वक्त दुरुस्त है ये नारा।
बाकी तो जो लेकिन मज़े साहब आपको लगता है पॉलिटिकल जब 100 खामियां होंगी, मैं मानती हूँ बिल्कुल, बहुत सी इनके साथ मसले मसाइल हैं और बहुत सी तलखी हैं जिसको एड्रेस होना भी ज़रूरी है और हम तनकीद भी करते रहते हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको लगता है कि सियासी जमातें इस मामले के ऊपर स्पेस कंसीड कर देंगी अपनी और कहेंगी कि ठीक है निगरान चलते रहें, देख लेंगे कब इलेक्शन? देखिए अलीना, बहुत सीधी सी बात है, ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल सिस्टम में हम जी रहे हैं। आप ये जिस तरह भी एजाज़ बात कर रहे थे, एक्सटेंशन पे सारी जमातों ने वो कर दिया ना, कभी कोई रोते हुए वो करता है, मिलिट्री कोर्ट्स को जायज़ करार दे देता है, कभी कोई ना रोते हुए ये सारी बातें कर लेता है, तो इस पर भी हो जाएगा। इसलिए कि जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए चुप रहे, पाकिस्तान पीटीआई का तो अपना एक पोजीशन है सर, ना? यही नुकता है ना। देखें हम इसको एक्सटेंशन से मिला रहे हैं, लेकिन क्या दोनों फ़र्क नहीं है? वो एक्सटेंशन का मामला था, उसके ऊपर आपने अमेंडमेंट आके कर दी, सर असेंबली ने की ना, नुमाइंदों ने की, लेकिन अब तो एक चीज़ आइन से मावरा हो रही है, इसको आप किस तरह से कवर देंगे? आइन से मावरा तो हो चुकी है बीबी, आइन से मावरा तो जनवरी में इलेक्शन आइन से मावरा है। चले फिर भी उसकी जवाब निकाल, क्या जवाब है? कोई जवाब आइन, हालांकि हम उसके ऊपर वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन फिर भी चले उसके ऊपर कहा जा रहा है। अब ये कहा जाएगा, जाहिर है सर जनवरी, ये बात ठीक है कि जनवरी में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ इलेक्शन नहीं मुमकिन है, तो उसका तरीका ये है कि उन इलाकों में आप बाद में इलेक्शन करा दें, यही हो सकता है ना? रीमा अलीना, इस तरह के जो लोग बयानात देते हैं उनसे रैशनली उसको रिस्पॉन्ड करना, मेरा ख्याल है उनको लेजिटिमेसी देना है। ये सब बिल्कुल फजूल बातें हैं, माजरत के साथ इनका कोई जवाब जो है देना नहीं बनता। ऑब्वियस बात है मौलाना फजलुर रहमान नहीं चाहते इलेक्शंस हो और उनके पीछे जो लोग हैं वो नहीं चाहते इलेक्शंस हो, लेकिन मेरे लिए बहुत काउंटर इंट्यूटिव बात है कि सियासी जमातें सब जो हैं वो मान लेंगी कि एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए प्रोलॉन्ग्ड केयर टेकर सेटअप चले। ये उनकी सियासत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो कोई प्रिंसिपल चाहे किसी का ना हो, आइन के लिए जो सैंक्टिटी एसोसिएटेड है वो ना मानते हो, उनकी सियासत के लिए ये सेंस नहीं बनाता। दूसरी बात, चले अगर वो मान भी लेते हैं, मैं इस पे खबर जो भी हो मेरे लिए इंट्यूटिवली ये समझना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ना भी हो अलीना, इलेक्शंस जो हैं वो सियासी जमातों के हकूक नहीं होते। इलेक्शंस जो हैं वो हर इस मुल्क के शहरी के हकूक से रिलेटेड होते हैं, उनसे जुड़े हैं। इस वक्त इस मुल्क में जो हुकूमत है, पंजाब केपी में कई महीनों से जो हुकूमत है वो किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रही। तो अगर सियासी जमातें नहीं भी इसको इस तरह समझती, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हर फर्द के फंडामेंटल राइट्स का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसको लेजिटिमेसी देगी? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, गए भी नहीं कर सकती, गए भी हुए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी तक क्योंकि वो बाकी चीजों का फैसला होने पहले, तो उसके बाद मेरा ख्याल है एक डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस जो हैं उनमें एक 2 साल का प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप और एक कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का डिले कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन दोनों में। इस तरह तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ये भी है कि इलेक्शन कमीशन क्यों डेट अनाउंस कर रहा है, उनका तो इख्तियार नहीं बनता। लेकिन ये कहना कि प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप होगा, इलेक्शंस नहीं होंगे और सब सियासी जमातें मान लेंगी, ये थोड़ा मुख्तलिफ है इससे कहने से कि जनवरी में इलेक्शंस हो जाएं। पीपल्स पार्टी ने तो पोजीशन ली है कि इलेक्शन कराएं फौरन। सर पीपल्स पार्टी कहती है उस या कोई हल्का बंदियों के ऊपर जो बात कर रहा था, तो ये खुद ही तो सारा मैंडेट दिया इन्होंने। अगर पंजाब की इलेक्शन मुलतवी करने की बात हो तो शायद मान जाए। अच्छा अलीना, लेकिन वो मैंडेट नहीं, वो तो हाँ वो है प्रॉब्लमैटिक चीज सेंसस वाली, लेकिन वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियाद बना के आप कह सकते कि आइन कहता है कि आप डिलिमिटेशंस के बगैर इलेक्शंस नहीं करवा सकते। हमने पिछले शो में मैंने आपको प्रोविजन भी पढ़ के बताई कि वो सिर्फ तब अप्लाई करता है अगर प्रोविंसेस की सीट्स जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, जो इस वक्त नहीं हो रही। नहीं, आप ओवरऑल बिल्कुल एक्सक्यूजेस हैं, आप बिल्कुल अपने तौर पे बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आप अपने तौर पे बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इसके ऊपर पीपल्स पार्टी अपने एक सियासी मौक़िफ़ एटलीस्ट करती है। हम उसी को डीबंक पहले कर भी चुके हैं कि उनका जो मौक़िफ़ है बिल्कुल बेसलेस है। उमर चीमा साहब, आप कहिएगा। देखिए, जो एक आर्ग्यूमेंट हमारा चल रहा है ना कि सियासी जमातें अपनी स्पेस कंसीड कर रही हैं या वो सरेंडर कर रही हैं, मेरा इस पर काउंटर आर्गूमेंट है कि क्या जिन सियासी जमातों की हम बात कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि उनके लिए फ़ज़ा साजगार है कि वो इस टाइम बहुत पॉपुलर हैं और लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब इलेक्शन में आए और हम इनको वोट दें? ये एक आप समझें कि ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है
यानी कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी, और जो ये सियासी जमातें माइनस PTI अगर हम बात करें तो उनका एक टाइम जो इस टाइम एक व्यू है या जो उनका एक विजन है फ्यूचर के हवाले से, उसमें यही है कि वो उसको PTI को माइनस करना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी वाले जो हैं ये महंगाई, अवाम जो है महंगाई के हाथों इतना तंग हैं कि इनको तो इनके बारे में उनकी रीसेंट मेमोरीज़ हैं कि वो चाहे फजलुर रहमान हो, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जो KP में PTI से लोग तंग बैठे हुए थे, वो जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है वो PTI के हमायती हो गए हैं, और फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने उधर भी हिस्सा लिया हुआ है। तो अब इनको कोई इतना चांस नज़र नहीं आता। पंजाब में भी ये सूरत हाल है कि लोगों की नज़र में ये जो केयर टेकर सेटअप इंस्टॉल हुआ या आगे एक्सटेंड हुआ तो उसमें उनको लगता है कि ये जो PDM है इसकी एक्सटेंशन है, तो लिहाजा इनके लिए कोई ऐसी अच्छी सूरत हाल नहीं है, और ना ही ये को मजलूम बनने की कोशिश करें कि इनके साथ फिर ज्यादती हो गई है या किसी के कहने पे किसी के प्रेशर में आके ये कोई कंसीड करेंगे, ये भी कोई इतने एक्साइटेड नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो एजाज ने बात की कि गवर्नमेंट सर्कल में जो बात चल रही है, तो मैं भी, मेरे ज़हन में भी क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्शन अगर पोस्टपोन होते हैं तो कैसे होंगे। तो उधर से जो आवाज़ें आती हैं वो कहते हैं जी कि आप देखेंगे कि डी चौक पे अगर कोई 1 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए और वो कहे जी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हम तो इकानमी की वजह से पहले हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, अगर इसी तरह के को मुतालबे शुरू हो जाएं तो फिर मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए एक नई चीज़ होगी कि अगर इस तरीके से कोई वजह निकलती है या कोई जवाब बनता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि इमरान खान ने उनको बड़ा टारगेट किया है, बड़ा उनको डिस्क्रेडिट किया है, लेकिन वो जो इमरान खान उनको कहते हैं ना वो उससे इंटायरली डिफरेंट हैं। और बस ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने नहीं की कि जिसमें उन्होंने बताया हो कि मैंने फलां से डिक्टेशन नहीं ली, बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने रजिस्ट किया है। मेरी किसी से इलेक्शन कमीशन में बात हो रही थी कि ये जो सदाएं आ रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, या ये कह रहे हैं कि जनवरी की बजाय हम जो है इसको आगे ले जाना चाहिए, कोई सर्दियों में ले जाना चाहिए, तो वो कहते हैं जी कि हमने भी कोई सोच समझ के कोई जो है ना एक गो कि हमने अभी फाइनल डेट नहीं दी, लेकिन ये है कि हमने कोई जो ये बताया कि कोई जनवरी के एंड में या वो राउंड अबाउट उसी टाइम पे इलेक्शन का, तो हमने भी कोई अपनी कैलकुलेशन की हुई है और इसके मुलतवी होने की सूरत एक ही रह सकती है, और वो ये है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं तो इलेक्शन होंगे। अब ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं तो एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक अपना एनालिसिस देना चाहता हूँ, या मैं जो लोगों को समझता हूँ, या जिस तरह काजी साहब हैं वो भी एक फैक्टर है इसमें कि कोई इतनी अंती नहीं मची हुई, गो के यानी कि हमने देखा है कि पहले भी चीज़ें किस तरह से आगे प्रोलॉन्ग हुई हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक नया लेसन होगा कि फजलुर रहमान जो कर रहे हैं और इलेक्शन को आगे ले जाते हैं तो वो क्या सूरत बनेगी, क्या ऐसे हालात होंगे कि जिसमें इसको इल्तवा की तरफ सूरत हाल जाए। हमारे तजिया खानों की आपने राय सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।